हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूँ एग्रो केमिकल्स और क्रॉप प्रोटेक्शन रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनकी। और इसके अलावा आप जो है शामिल कर सकते हैं जो एग्रो से रिलेटेड दूसरी कंपनीज भी हैं, उस तरीके को भी आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो फोकस है वो वास्तव में एग्रो केमिकल पेस्टिसाइड्स जो है या क्रॉप प्रोटेक्शन से संबंधित जो कंपनीज हैं उनका वैल्यूएशंस करने से संबंधित है। इसके अंदर जो है हमारी हर्बिसाइड्स वाली जो कंपनी है वो भी इंक्लूड्स है, जो फंगीसाइड्स वाली कंपनी है वो भी इंक्लूड है, और इंसेक्टिसाइड्स वाली जो कंपनी है वो भी इंक्लूड है। तो अल्टीमेटली हम एक ब्रॉड पिक्चर देख रहे हैं कि किस तरीके का जो है पूरा बिजनेस है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जब हम कभी भी किसी एग्रोकेमिकल कंपनीज का जब एनालिसिस करते हैं तो हम सबसे पहले उस कंपनी का देखिएगा नेचर देखते हैं, नेचर ऑफ द बिजनेस। तो नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है कि वो किस तरह प्रोडक्ट के अंदर काम कर रही है, किस तरीके का बिजनेस है। तो ये सबसे पहली मेन चीज़ है जो हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि उस कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये चीज़ें, इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स कंपनी है उसके अलावा कुछ ऐसी कंपनी भी हैं जो वास्तव में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जैसे पीआई इंडस्ट्रीज़ है, तो दूसरों के लिए वो माल बनाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। लेकिन मेरा बेसिक जो मोटो है वो वास्तव में एग्रोकेमिकल्स और क्रॉप रिलेटेड बिजनेस का एनालिसिस करने से है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है आपको नेचर ऑफ द बिजनेस समझना पड़ता है। अब देखिएगा जो साइज ऑफ द बिजनेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिएगा इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो कंपनियां हैं वो इसमें छोटे से लेकर बड़ी कंपनियां जो हैं सभी तरीके की कंपनियां शामिल हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो 1000 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ वाली कंपनियां भी शामिल हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन 40,000 करोड़ तक की कंपनियां भी जो हैं शामिल हैं। अब बड़ी कंपनियों में बात करेंगे तो यूपीएल है या बेयर क्रॉप साइंस है, इस तरीके की कंपनी आती है। छोटी कंपनीज के अंदर अगर हम बात करेंगे तो आपको इस तरीके की कंपनी मिल जाएंगी जो कि बहुत छोटे बिजनेस के अंदर हैं और जिनका छोटा बिजनेस है, जैसे इंटेसेक्टिसाइड इंडिया है या उसी तरीके से पोषक लिमिटेड है। तो इस तरीके की जो कंपनियां वो शामिल हो सकती हैं, और भी कंपनियां हैं और इससे भी छोटी साइज़ की कंपनी में, मिड साइज़ की कंपनीज में आप रैलीज इंडिया देख सकते हैं और दूसरी सिमिलर कंपनीज आपको मिल जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, जो बड़ी साइज़ की कंपनीज हैं उनकी जो पी रेशियोज होती है वो जनरली हायर साइड पे होती है। जैसे बेयर क्रॉप साइंस की जैसी कंपनी देखेंगे जिसका मल्टीनेशनल पेरेंटल है, तो ऐसी कंपनियां 50-60 के पी पर भी जो है चलती है। जिस तरीके से एचयूएल का शेयर होता है उसी तरीके से वो ट्रेड करती है। तो अल्टीमेटली साइज़ जो है वो काफ़ी मैटर करता है। दूसरी बात होती है पी रेशो। देखिएगा, कुछ कंपनीज की जो पी रेशोज है वो जनरली लोअर तरफ रहती है, कुछ की हायर साइड में रहती है। तो यहाँ पे जो लो पी रेशो वाले स्टॉक हैं वो जनरली हम उन पे फोकस करते हैं जहाँ पर कि बिजनेस हमें बहुत अच्छा लग रहा है या जिसमें पोटेंशियल्स बहुत अच्छा है। उसके बाद हम पी रेशो जो है काफ़ी, आप अगर इसको मेज़र करेंगे तो मिड साइज़ के अंदर इसकी जो पी रेशो का जो सेगमेंट है वो जनरली 20 टाइम से स्टार्ट होता है और 35 तक जाता है। लेकिन जिनका मल्टीनेशनल पेरेंटल है वो देखिएगा वो 50 से ऊपर की पीर भी जो है एंजॉय करती हैं। जैसे मान लीजिएगा आप, जैसे BASF इंडिया जो है इस तरीके की कंपनी है, तो BASF जो कंपनी है वो फॉरेन मल्टीनेशनल की कंपनियां हैं। इसी तरीके से बेयर का जो है या ड्यूपोंट जो है या डाउ केमिकल्स जो है उनकी जो सब्सिडरी कंपनीज है तो उनको ज़्यादा वैल्यूएशंस मिल सकती है। इस तरीके से डेट इक्विटी रेशियो जो है, कंपनियां बहुत अच्छी भी कंपनियां होती हैं जैसे मल्टीनेशनल टाइप भी कंपनियां होती हैं, लेकिन उनमें अगर डेट की पोजीशंस बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने पीछे पास्ट में एक्विजिशंस किए हों, लेकिन डेट इक्विटी बहुत है, तो उनके अंदर क्या है कि एक रिस्क डेट का बना हुआ था। लेकिन जब एग्रोस्पेस के अंदर मॉनसून अच्छा आएगा तो ये कंपनी अच्छा ग्रो कर जाती है। तो जो वेदर कंडीशंस है वो जो है सीजन टू सीजन जो है डिपेंड करती है, तो जनरली सीजनल बिजनेस भी इन पर इम्पैक्ट करता है। तो डेप्ट को कैसे सर्व करते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखिएगा यूपीएल लिमिटेड का जो शेयर है, अगर सेल्स में या मार्जिन्स में बात करेंगे तो वो मार्जिन्स में वोलेटिलिटी रहती है, कभी मार्जिन्स बहुत थोड़े हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरी बात क्या है, उसके अंदर लीवरेज है, डेट इक्विटी ज़्यादा है उसकी, इसलिए उसको वैल्यूएशंस जो है वो नीचे की तरफ के मिलते हैं। जितना बड़ा साइज उसका बिजनेस का है उसके हिसाब से उसको जो है पोटेंशियल जो है उसके अंदर है तो सही, लेकिन डेट इक्विटी की वजह से उसको हायर पी नहीं मिल रहे हैं मार्केट में। उसके बाद है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। देखिएगा, इस सेगमेंट के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे बड़ी नज़र रखनी पड़ती है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है यहाँ पे कि अगर गवर्नमेंट, क्योंकि कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को बैन कर सकती है। रीज़न ये है कि ये बहुत पोल्यूटेड बिजनेस है, पोल्यूशन इतना होता है क्योंकि जब ये पिगमेंट्स को बनाते हैं तो उससे जो जहरीले पदार्थ निकलते हैं
तो उसको किस तरीके से ये वेस्ट को हैंडल करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नई इंडस्ट्री जो है यहाँ पे आ नहीं पाती है, तो इस वजह से अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे देखेंगे तो गवर्नमेंट कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को बैन करने की जो है फिराक में लगी रहती है। लेकिन अभी देखिएगा कुछ नोटिफिकेशन आई थी कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड जिसको बंद करने का ऐलान जो है गवर्नमेंट कर रही थी, लेकिन बाद में ये जो चाइना वाला इशू हुआ तो वो जो नोटिफिकेशन थी वो जो है ठंडे बस्ते में चली गई, तो वो कंपनी को जो है राहत मिल गई। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है रिस्ट्रिक्शंस कर देती है कुछ प्रोडक्ट को, उसका भी जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है इसके अंदर। दूसरा है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज है तो पी वैल्यूएशंस अच्छे मिलेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं है, मल्टीनेशनल पेरेंटल नहीं है, तो वैल्यूएशन लोअर की तरफ मिलती है। और हम इंडियंस के अंदर एक और खास बात है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको हम पी वैल्यूएशंस इतनी जबरदस्त देते हैं कि जो उनकी होल्डिंग कंपनीज हैं उनको यूएस के अंदर जो है जो वास्तव में ऑपरेट करती हैं जहाँ पे, वहाँ पर भी नहीं मिलती, उनसे भी डबल या ट्रिपल पी रेशो हम दे देते हैं। तो हम इंडियंस के अंदर एक सबसे खास बात यह है कि मल्टीनेशनल कंपनीज को हम किसी भी भाव पे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली इंडिया के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज की जो सब्सिडरी कंपनीज हैं वो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस देती हैं। इस सेगमेंट के अंदर भी आप बेयर क्रॉप साइंस देख सकते हैं। इस तरीके से देखिएगा पास्ट ग्रोथ इन द बिजनेस, पीछे कैसी ग्रोथ रही है। तो देखिएगा फ्यूचर की ग्रोथ को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वेदर की कंडीशंस और किस तरीके से माहौल रहेगा ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो पास्ट ग्रोथ है उसके बेस पर जो है हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो पास्ट ग्रोथ भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर जब हम एग्रो बिजनेस को जो है देखते हैं, क्योंकि देखिएगा सीजन के हिसाब से ग्रोथ ऊपर नीचे होती रहेगी। तो अगर आप 5-7 साल की ग्रोथ को देखेंगे तो उसमें सब तरीके के एडजस्टमेंट हो चुके होंगे। 1-2 बार अच्छा मानसून रहा होगा, 1-2 बार खराब रहा होगा, तो वो सब चीज़ें जो है उसमें एडजस्ट हो जाती हैं। तो जनरली हम पास्ट की ग्रोथ को भी एनालिसिस के अंदर कंपेयर करते हैं। उसके बाद देखिएगा प्रॉफिट मार्जिन्स। तो प्रॉफिट मार्जिन्स क्या चीज़ें हैं? प्रॉफिट मार्जिन्स का मतलब है कि आप जब सेल करते हैं तो सेल का कितना परसेंट आप नेट प्रॉफिट कमाते हैं, तो ये तो हो गए नेट प्रॉफिट मार्जिन्स। इसके अलावा देखिएगा बिजनेस के अंदर हम ईबिटा मार्जिन्स को भी जो है काफ़ी जो है कंसिडर करते हैं, और उसका रीज़न बड़ा सिंपल है क्योंकि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अलाउंस जो प्रॉफिट निकलता है, तो ईबिटा मार्जिन जो है काफ़ी मैटर करते हैं। तो अगर कंपनी में ईबिटा मार्जिन 30% से ऊपर है तो ऐसी सभी कंपनी हमें बेहतरीन लगती हैं, और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी अगर 12% से ऊपर या 10% से भी ऊपर हैं तो ये कंपनी अच्छी जो है हमें लगती हैं, क्योंकि 10% से ऊपर के मार्जिन सेल्स के ऊपर बना पाना, और अगर एक लॉन्ग टर्म के अंदर वो मेंटेन कर पाती तो वो कंपनियां वास्तव में बेहतरीन कंपनियां। तो ऐसी कंपनियां जो है बिजनेस के अंदर आप देखिएगा ग्रोथ या पी रेशो की वजह से जो है इनमें एक पोटेंशियल जो है रहता है। देखिएगा इस तरीके के सेगमेंट में जनरली 20 से 30 की पी रेशो नॉर्मली मिलती है नॉर्मल कंपनीज को। रीजन यही है कि प्रॉफिट मार्जिन 10% से ऊपर रहता है। अगर प्रॉफिट मार्जिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, मान लीजिएगा 20 या 25% की अगर प्रॉफिट मार्जिन हो जाए आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो पी रेशियोज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट करती रहेंगी। उसके बाद है फ्यूचर पोटेंशियल और ग्रोथ इन द फ्यूचर। इसके अलावा देखिएगा जो पास्ट में हो गया तो वो तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर में किस तरीके की ग्रोथ है, यानी कि कंपनी के एक्सपेंशन कैसे हैं, उनका प्रोडक्ट मिक्स कैसा है, किस तरीके के प्रोडक्ट की भविष्य में डिमांड रहेगी। मार्जिन्स जो है वो वास्तव में अभी तो ठीक है, लेकिन भविष्य में जो मार्जिन है वो कैसे कंपनी मैनेज करेगी या कैसे उसको बढ़ाएगी, कैसे उसको इंप्रूव करेगी, कौन सी नई प्रोडक्ट लाइन जो है बिजनेस के अंदर आ रही है, तो इन सब का भी जो एनालिसिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है मार्केट साइज। देखिएगा मार्केट के अंदर साइज कितना है। मार्केट साइज आप देखिएगा ये जो बिजनेस है इसमें पूरे पहले तो हम ये देखते हैं कि पूरा मैक्रो साइज कितना है। मैक्रो का मतलब है कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी ये डिमांड है उसके अंदर हमारी कंपनी क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, क्योंकि मार्केट साइज केवल डोमेस्टिक मार्केट साइज नहीं है, क्योंकि हम इंडियन कंपनीज जो इस सेगमेंट के अंदर हैं वो बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती हैं। रीजन बड़ा सिंपल है कि वो उन कंट्रीज के अंदर जो प्रोडक्ट हम भेजते हैं वो वहां पर बैन है, यानी कि वहां पे आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली उन कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने की वजह से वो प्रोडक्ट इंडिया जैसी कंट्री से या चाइना जैसी कंट्री से दूसरे देशों में भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे जो मार्केट साइज है वो केवल इंडिया का मार्केट साइज नहीं देखते हम, बल्कि फॉरेन में भी क्या मार्केट साइज है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सबसे खास बात ये है। और उसके बाद है पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन में दो चीज़ें हैं कि जो प्रोडक्शन करते हैं पेस्टिसाइड्स के, एग्रोकेमिकल्स के या क्रॉप प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं बल्क के अंदर, यानी कि आप अपने ब्रांड के साथ नहीं माल बेचते हैं, आप बल्क के अंदर जो है माल बनाते हैं और दूसरे जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनको वो बेच देते हैं। जैसे बहुत सारे जो इंडिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बेयर क्रॉप साइंस के लिए फसलें बनाते हैं फसलों से बचाव के लिए जो पेस्टिसाइड्स जो हैं वो बनाते हैं, जिसमें सभी तरीके के पेस्टिसाइड्स हैं। तो ये जो कंपनियां हैं इनके अंदर जो मार्केट का जो पोटेंशियल है वो इस बात पे निर्भर करता है कि आप बल्क में माल बेचते हैं या अपने ब्रांड के थ्रू बेचते हैं। तो देखिएगा आप जहां 10 लीटर माल बेच रहे हैं वहीं पर आप 2 लीटर के
पैसे के बराबर हो सकते हैं। अगर आपका ब्रांड है तो उसी में 2 पैसे में जितनी पैसा कीमत आप वसूल करोगे उतनी 10 लीटर में वसूल होगी। तो बल्क के अंदर आप जब माल बेचते हैं या अपने ब्रांड के थ्रू माल बेचते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ब्रांड्स आपने डेवलप किए हैं उसके थ्रू माल बेच रहे हैं या बल्क में माल बेच रहे हैं। जैसे धानुका वाली जो कंपनी है, काफ़ी अपने ब्रांड्स उन्होंने डेवलप किए हैं। इसी तरीके से भारत रसायन है, उसने अपने काफ़ी ब्रांड्स डेवलप किए हैं पास्ट में। और भी जो कंपनियां हैं वो इसी तरीके के ब्रांड्स जो है डेवलप कर रही हैं। बेयर क्रॉप साइंस तो मार्केट में लीडर है। अगर आप बाजार में जाएंगे तो आप देखिएगा, मैं भी पीछे भी किसी एक पेस्टिसाइड्स को लेने के लिए बाजार में गया था, तो वही प्रोडक्ट जो है भारत का जो प्रोडक्ट का जो माल था भारत रसायन वालों का, वो प्रोडक्ट था 500 रुपये का, और वही बेयर क्रॉप साइंस का जो था प्राइस था वो 750 रुपये था। तो देखिएगा बेयर क्रॉप साइंस जो है मार्केट में पेनिट्रेट कर रही है, अपनी ब्रांड वैल्यू उसने क्रिएट की हुई है। मल्टीनेशनल जो है होल्डिंग कंपनी है, तो उसकी वजह से उसकी प्रेजेंस है, मार्केट लीडर है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो उसकी जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये सभी पैरामीटर्स के साथ साथ जो है वैल्यूशंस देखनी पड़ती हैं, और यही जो चीज़ें हैं ये वास्तव में प्रॉफिट में भी कंट्रीब्यूट करती हैं। तो जब भी आप किसी स्पेस के अंदर वैल्यूशंस करें तो मोटा मोटी यही बात जो है सामने आती है, लेकिन एग्रोकेमिकल स्पेस के अंदर जो बातें होती हैं वो मैंने आपके साथ भी जो है शेयर की। अब देखिएगा, इसी के मैं दूसरे पार्ट के अंदर आपको बताऊंगा कुछ कंपनीज जो एग्रोकेमिकल स्पेस के अंदर है उनमें से आप बेस्ट कंपनी कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो अभी देखिएगा, वीडियो आपने देखी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो जो है आप जरूर देखिएगा। तो मैं अभी ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।